तभी राजा गुस्से में आगे बढ़ता है और अपने सैनिकों के साथ सूरज को मारने लगता है। नहीं, छोड़ दो मेरे सूरज को। हमारी क्या गलती है? बस यही कि हमने एक दूसरे से प्रेम किया। तभी राजा धनुष से तीर चलाता है और तीर सूरज को लग जाता है। सूरज की वहीं मृत्यु हो जाती है। नहीं, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते सूरज। उठो। मेरा सूरज जिंदा नहीं रहा तो मैं भी अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था जहां के लोग बहुत खुशहाल जीवन जीते थे। सुबह होते ही किसान, लोहार और कारीगर अपने अपने काम पर निकल जाते और शाम होते ही गांव के बड़े से पेड़ के नीचे फिर से रौनक लग जाती। इसी राज्य में राजा विक्रम का राज था। राजा जितना गुस्से वाला था, उसके ख्याल उतने ही पुराने थे। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी अदिति। वो बचपन से ही बहुत घमंडी थी। गरीबों पर जुल्म करना उसकी आदत बन चुकी थी। एक सुबह दरबार में बहुत शोर मचा हुआ था। सभी गांव वाले राज दरबार में इकट्ठा हुए थे। तभी राजा विक्रम वहां पहुंचे। क्या हुआ? राज दरबार में इतना शोर क्यों है? महाराज, महाराज, मेरी मदद कीजिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। क्या बात है? तुम्हें हमारी कैसी मदद चाहिए? महाराज, मेरा बेटा पिछले 4-5 साल से नैना नाम की लड़की से प्रेम करता है, लेकिन वो लड़की बहुत छोटी जाति की है और अब वो कह रहा है कि उसी लड़की से शादी करेगा और इस समय वो दोनों पास के ही जंगल में मिल रहे हैं। हमारे राज्य में हम ये हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैनिकों, चलो हमारे साथ। आज हम उस प्रेमी जोड़े को खत्म कर देंगे। राजा अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ता है, जहां दोनों प्रेमी एक दूसरे से आखिरी मुलाकात कर रहे थे। आज आखिरी बार मिलने आए हो, है ना? ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने पिताजी से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे क्योंकि तुम्हारी जाति छोटी है। तो अब क्या करना है सूरज? मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ सोची है नैना। मैं सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता हूं और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो चलो, हम अभी इसी वक्त इस राज्य से निकल जाते हैं। सूरज और नैना ने इतनी ही बात की थी कि तभी वहां राजा अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है। तो तुम दोनों रोज छिप छिप कर यहाँ मिलते हो। आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। आप हमारे प्रेम का फैसला नहीं कर सकते महाराज। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बस हमारी गलती इतनी है कि हमारी जाति एक नहीं है। हमारे राज्य में यही सबसे बड़ा अपराध है। आज मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी राजा गुस्से में आगे बढ़ता है और अपने सैनिकों के साथ सूरज को मारने लगता है। नहीं, छोड़ दो मेरे सूरज को। हमारी क्या गलती है? बस यही कि हमने एक दूसरे से प्रेम किया। तभी राजा धनुष से तीर चलाता है और तीर सूरज को लग जाता है। सूरज की वहीं मृत्यु हो जाती है। नहीं, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते सूरज। उठो। नैना वहीं बैठकर रोने लगती है। हमारे विरुद्ध जाने वालों का यही अंत होता है। तुमने मेरे प्रेमी को मार दिया। अगर मेरा सूरज जिंदा नहीं रहा तो मैं भी अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मेरी मौत के बाद तुम एक जानवर में बदल जाओगी और तब तक शांति के लिए भटकते रहोगी जब तक कोई प्रेमी जोड़ा तुम्हारे लिए अपना बलिदान नहीं देगा। इतना कहकर नैना रोती रोती वहीं सूरज के पास अपने प्राण त्याग देती है। ये क्या हो गया? इस लड़की ने अपनी जान क्यों दी थी? तभी राजा के पास एक अनोखी शक्ति घूमने लगती है। कुछ ही पलों में राजा एक बंदर के रूप में बदल जाता है। दोनों सैनिक ये देखकर हैरान रह जाती हैं और डर के मारी वहां से भाग जाते हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं इस रूप में कैसे जीऊंगा? अगर मैंने उन दो प्रेमियों को अलग ना किया होता तो आज शायद मेरी ये हालत ना होती। राजा बंदर के रूप में जंगल में भटक रहा होता है। भटकते भटकते राजा की नजर एक साधु पर पड़ी। आ गया तू, मुझे पता था तू आएगा। आप जानते हैं मैं कौन हूं? तू वही राजा है जिसने दो सच्चे प्रेमियों को अलग किया है।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए महाराज। श्राप से मुक्ति इतनी आसान नहीं होती। जब तक कोई सच्चा प्रेमी जोड़ा तेरे लिए अपना बलिदान नहीं देगा, तब तक तुझे ऐसे ही भटकना होगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। अगर तू अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है, तो अब से हर प्रेमी जोड़े की रक्षा करेगा। शायद तेरे कर्म तेरा भाग्य बदल दें। दुखी मन से बंदर बना राजा वहां से चला जाता है। अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद राजकुमारी अदिति अपने पिता को ढूंढते ढूंढते जंगल में आती है। पिताजी, कहाँ हैं आप? सैनिक कह रहे थे कि उस प्रेमी जोड़े ने आपको बंदर बना दिया। चलते चलते राजकुमारी उसी जगह पहुंचती है जहां सीरज और नैना के शरीर पड़े थे। तो ये हैं वो दो प्रेमी जिन्हें पिताजी अलग करने आए थे। अरे, ये लड़का कितना सुंदर है। मैंने पहले कभी इतना सुंदर लड़का नहीं देखा। राजकुमारी सूरज के पास जाती है। अरे, लगता है इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, लेकिन ये बहुत बुरी तरह घायल है। सैनिकों, इस लड़के को उठाकर महल ले चलो और इस लड़की को यहीं पड़ा रहने दो। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है, लेकिन पास ही पेड़ के पीछे छिपा बंदर बना राजा ये सब देख रहा था। राजकुमारी में इतनी दया नहीं हो सकती। सूरज को बचाने के पीछे जरूर इसकी कोई चाल है। आखिर राजकुमारी क्या करना चाहती है? सैनिक सूरज को महल ले आते हैं। हकीम साहब, इसका इलाज कीजिए। मुझे हर हाल में ये लड़का जिंदा चाहिए। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। उधर सैनिकों के जाने के बाद बंदर बना राजा नैना के पास आता है। उठो नैना, तुम्हारा सूरज जिंदा है। तुम ऐसे नहीं मर सकती। उदास होकर बंदर वहीं बैठ जाता है। उधर जंगल में नीना बेहोश पड़ी थी। बंदर उसे उस हालत में छोड़ नहीं पाया और तुरंत साधु के पास पहुंचा। महाराज, जल्दी चलिए। वो लड़की अभी जिंदा है। उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर है। अगर अभी मदद नहीं मिली तो वो मर जाएगी। कृपया उसकी जान बचा लीजिए। मुझे सब पता है, उस प्रेम कहानी का सच भी और तुम्हारी गलती भी। चलो, समय कम है। राजा साधु को लेकर तुरंत नीना के पास पहुंचता है। साधु नीना का इलाज करने लगते हैं। इसकी सांसें चल रही हैं, अभी इसे बचाया जा सकता है। महाराज, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही इन्हें अलग किया। कृपया इसे बचा लीजिए। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। शांत रहो, मुझे काम करने दो। साधु के इलाज के बाद नीना को धीरे धीरे होश आ जाता है। अब नीना फिर से उठ चुकी थी। सूरज, कहाँ है मेरा सूरज? वो ठीक है ना? नैना, तुम शांत रहो। सूरज जिंदा है। उसे महल ले जाया गया है और उसे ले जाने वाली राजकुमारी अदिति है। राजकुमारी? वो उसे क्यों ले गई? मुझे अभी उसके पास जाना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें और सूरज को अलग कर दिया। मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें महल तक ले जाऊंगा और हर हाल में सूरज से मिलाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, राजकुमारी बहुत जिद्दी है। जो वो ठान लेती है उसे पूरा करके ही मानती है। मुझे नहीं पता वो सूरज को आसानी से जाने देगी या नहीं। चाहे जो भी हो, मैं उसे छोड़कर वापस नहीं आऊंगी। ठीक है, फिर हमें बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कुछ दिनों की बेहोशी के बाद सूरज को होश आ जाता है। होश में आते ही सूरज बेचैन होकर सीधे राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाता है। राजकुमारी, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप मुझे वहां से ना लाती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। लेकिन अब मैं आपसे एक विनती करने आया हूं। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मुझे नीना के पास जाना है। मैं जानती थी, होश में आते ही तुम उसी लड़की के पास जाना चाहोगे। पर क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बचाया? क्योंकि आप दयालु हैं और आपने एक घायल इंसान की मदद की। नहीं, क्योंकि तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्रेम हो गया। उस हालत में भी तुम्हारे चेहरे पर जो सच्चाई थी
वो मेरे दिल को छू गई। मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ नहीं सकती थी। राजकुमारी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा दिल पहले ही किसी और का है। मैं सिर्फ नीना से प्रेम करता हूं। लेकिन अब मैं तुम्हें खो नहीं सकती। जिसे मैंने पहली नजर में चाहा, उसे यूं ही जाने नहीं दूंगी। और मेरा क्या सूरज, क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारी देखभाल की, हर पल तुम्हारे ठीक होने का इंतजार किया। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें अपने पास रख सकूं? आपने जो किया वो बहुत बड़ा है। लेकिन प्रेम कभी किसी पर थोपा नहीं जा सकता। अगर आपने मुझे सच में जीवन दिया है, तो मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए, मेरे सच्चे प्रेम के साथ। तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे उस लड़की के पास? ठीक है सूरज, अगर तुम मेरी भावनाओं को समझना नहीं चाहते, तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगले 24 घंटों के अंदर तुम्हारी और मेरी शादी होगी। यही मेरा फैसला है, और यही इस महल का नियम भी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती सूरज। मैंने तुम्हें मौत से छीना है, और अब तुम्हें अपने जीवन से जाने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी सख्त क्यों ना बनना पड़े। आप मुझे कैद कर सकती हैं, मेरे रास्ते रोक सकती हैं, लेकिन मेरे दिल को नहीं बदल सकती। मैं सिर्फ नीना का हूं, और हमेशा उसी का रहूंगा। सैनिकों, सूरज पर कड़ी नजर रखी जाए। इसे महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगले 24 घंटे में शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दो। अब सब कुछ मैं ही तय करूंगी, और 24 घंटे बाद तुम भी। राजकुमारी अगले 24 घंटों में सूरज से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या उसका सच्चा प्यार हार जाएगा, जिसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी थी? इधर शादी की बात सुनते ही महारानी चंपा अदिति के पास आ जाती है। मैं ये क्या सुन रही हूँ राजकुमारी? तुम किसी अनजान लड़के से शादी करने का फैसला कैसे कर सकती हो, वो भी महाराज की गैर हाजिरी में? माँ, वो लड़का अनजान नहीं है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। देखो अदिति, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे पिता यानी महाराज को प्रेम व्रेम की बातों से कितनी नफरत है, और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी खुद की बेटी ने प्रेम विवाह किया है, तो क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। मुझे किसी का डर नहीं है माँ। मैंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है, और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। ये फैसला नहीं, जिद है अदिति। प्रेम किसी को बांधने का नहीं होता, तुम उसे मजबूर कर रही हो। मैंने उसकी जान बचाई है माँ, और अब मैं उसे खो नहीं सकती। जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगी, लेकिन शादी तो उसी से करूंगी। मैंने तुम्हें महाराज को ढूंढने भेजा था, और तुम उसी लड़के को उठाकर ले आई जिसे मारने के लिए महाराज खुद गए थे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी अदिति। तो फिर आप मेरी भी बात सुन लीजिए महारानी। अगर कल सुबह होते ही मेरी शादी सूरज से नहीं हुई, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। महारानी वहीं खड़ी रह जाती है। अब राजकुमारी की जिद और भी खतरनाक मोड़ ले चुकी थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे रोके। सुबह होते ही महल में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर तरफ सजावट थी, शहनाई बज रही थी, लेकिन माहौल में खुशी से ज्यादा तनाव था। राजकुमारी अदिति दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, एक जिद साफ दिख रही थी। उधर सूरज को सैनिकों के बीच मंडप में लाया जाता है। वो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में साफ था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। महारानी एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। वर वधू को सामने लाया जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनोहरि। बस अब कुछ ही पलों में ये शादी हो जाएगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, और शादी आगे बढ़ रही थी। जैसे ही जयमाला का समय आता है, सूरज मजबूरी में आगे बढ़ता है। तभी महल के दरवाजे खुलते हैं। सभी की नजर उधर जाती है। दरवाजे पर नीना खड़ी होती है। उसके साथ बंदर बना राजा भी होता है। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। ये इस बंदर को अंदर किसने आने दिया? राजकुमारी, मैं बंदर नहीं, तुम्हारा पिता राजा सूर्यमल हूं, जिसे इस प्रेमी जोड़े के श्राप ने बंदर बना दिया है।
लगता है ये सच में पिताजी हैं। लेकिन अगर मैंने सबके सामने मान लिया कि ये महाराज ही हैं, तो ये मेरी शादी नहीं होने देंगे। लगता है मुझे झूठ बोलना होगा। इतना क्या सोच रही हो राजकुमारी? तुमने मेरी गैर हाजिरी में ये सब करने की हिम्मत कैसे की? अरे बंदर, अब तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना है? झूठ बोल रहा है ये बंदर, ये महाराज नहीं है। नीना की हालत कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता साफ थी। मंडप में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद महल में एक तेज रोशनी फैलने लगती है और जल्द ही राजा फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है राजकुमारी कि मैं बंदर हूँ, राजा नहीं? माफ कीजिए पिताजी, मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए, लेकिन आज ये शादी नहीं रुकेगी। ये कैसी जिद है राजकुमारी? इस प्रेमी जोड़े को अलग करके एक बार मैं सजा भुगत चुका हूँ और अब तुम ये पाप करना चाहती हो? पिताजी, मैंने दिन रात सूरज की सेवा की, इसकी जान बचाई। क्या अब मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं इससे शादी करूं? बस राजकुमारी, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। ये दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और किसी की जान बचाने के बदले तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। आज हम ऐलान करते हैं कि आज इसी मंडप में नीना और सूरज का विवाह होगा और अगर किसी ने ये शादी रोकने की कोशिश की तो उसे कारागार में बंद कर दिया जाएगा। महाराज, हम दोनों को फिर से एक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा के हुक्म के अनुसार जल्द ही सूरज और नैना की शादी हो जाती है और राजा को उसके बुरे इरादों का सबक मिल जाता है। अरे ये क्या, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? ऐसी और कहानियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।